तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी तक हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, हेडिंग डालें सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। At the end of the 19th century, it was discovered that the atom consists of a subatomic particles, that is electron, proton and neutron, which is known as fundamental particles. एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या डिस्कवर हुआ कि जो एटम्स होता है वो कंसिस्ट करता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे भी और भी पार्टिकल्स होते हैं, पर उनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, जिनको मैं आगे वाले लेक्चर्स में भी आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में उसकी डिस्कवरी और उनके साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाते हैं। मेसन, एंटी न्यूट्रॉनो, न्यूट्रॉनो, इनका टाइम पीरियड 10⁻⁻⁶ सेकंड का होता है, इसलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल का नाम नहीं दिया जाता है। 10⁻⁻⁶ सेकंड का मतलब 1/10⁻⁶। सोच के देखिए, एक सेकंड का कितना पार्ट ये जिंदा रहते हैं। तो ठीक है, कब उसमें रहते हैं कब नहीं रहते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड क्या है, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं आते हैं। तो ध्यान रखना, कितना लिखोगे, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम कंसिस्ट, आप यहां से लिखें एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, which is known as fundamental particle, fundamental particles। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम इसको दूसरे वे से बोलें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी, और कैथोड रेज में ये पाया गया था कि वो नेगेटिव पार्टिकल्स से मिलकर बनी, इसलिए उनको बाद में नाम दे दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन। तो बात को समझ लें, यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालें डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। यहां से थोड़ा ध्यान से पढ़ें, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, या हम यहां बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या कैथोड रेज की डिस्कवरी सबसे पहले क्या हुआ, 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने स्टडी की थी कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस की, और उन्होंने क्या पाया कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। और उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर उन गैसों को फिल किया, और उस डिस्चार्ज ट्यूब को जिन्होंने बनाया था उन साइंटिस्ट का नाम था जूलियस प्लक्कर। आप लिखते चलें मेरे साथ, 1879 in 1879, मतलब एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बोल सकते हैं, या 1879, सर विलियम क्रुक्स studied about
conductivity of gases, studied about conductivity of gases, and he found that all gases are bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. After that he took a discharge tube about 60 centimeter long, which is made up by, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसको किसने बनाया था, which is made up by scientist Julius Plucker. इतनी बात समझ लें। पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले 1879 में जो सर विलियम क्रुक्स ने स्टडी की थी कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस के बारे में, और उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी थी, और उसको बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, जूलियस प्लकर। तो क्या बोलेंगे, इन 1879 सर विलियम क्रुक्स क्या किया था उन्होंने, स्टडीड अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस एंड ही फाउंड दैट ऑल गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड आफ्टर दैट ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विच इज मेड अप बाय द साइंटिस्ट जूलियस प्लकर। सिंपल है कि सबसे पहले 1879 में उन्होंने क्या किया था, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस की स्टडी की थी, और कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस की स्टडी करने के दौरान उन्होंने क्या पाया कि जितनी भी गैसेस होती है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो कि 60 सेंटीमीटर लंबी थी, और उसको किसने बनाया था, साइंटिस्ट जूलियस प्लकर ने। बहुत सिंपल है, अपने लिहाजे में लिखना स्टार्ट करो। और इसके बाद बहुत ज्यादा थ्योरी होती है इसमें, पर मैं क्या करने वाला हूं, अब फ्लो चार्ट बनाने वाला हूं। उस फ्लो चार्ट को समझना, फ्लो चार्ट से आप पूरी थ्योरी लिख लेंगे, 1 पेज 1.5 पेज की। जो मैं लिखा रहा हूं आप किताबी तरीके से ना चलें, इनको ध्यान रखने के लिए आप जैसे मैं बताऊं उसको समझें फ्लो चार्ट को, और आप देखेंगे, और मैं नहीं लिखूंगा अब आगे का, आप लिखेंगे, बस मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा। तो ध्यान से समझना, और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा उसको आसानी से लिख सकता है, और अभी तक लिखते थे बच्चे क्लास में। ठीक है, जैसे मैं यहां पे एक डायग्राम भी ले रहा हूं, कैसे लिया था ना डिस्कवरी को। डिस्चार्ज ट्यूब देखें कैसी थी, ये मैं कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले रहा हूं, अब मेरे साथ बनाइए। यहाँ पे ये कोई डिस्चार्ज ट्यूब है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ये कैथोड है और ये हमारा एनोड है। कैथोड और एनोड को कनेक्ट कराया हमने हाई वोल्टेज से, बैटरी लगा दी यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। हाई पोटेंशियल एक सोर्स लिया या हाई वोल्टेज सोर्स लिया, ये हमारा सोर्स है। ठीक है, बैटरी लगी है, और यहाँ पे इसके प्रेशर को लो करने के लिए उन्होंने क्या लिया था, वैक्यूम पंप लगाई थी। आप इसको समझते चलें, यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दी है। ये वैक्यूम पंप हो गई है। ये क्या है, वैक्यूम पंप। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। दोनों इलेक्ट्रोड आपने सुन रखे हैं।
इस तरीके से ये हाई वोल्टेज सोर्स मतलब बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर पे इन्होंने गैसों को फिल किया, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और ये कुछ रेज आपको दिखाई दे रही हैं, ये सम ग्रीन कलर रेज कम्स आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इधर की ओर जा रही हैं। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जिस पे फ्लोरोसेंट हो रहा है। ये क्या है, हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है जिसकी वजह से हमें लाइटनिंग होती हुई दिखाई देती है। मतलब बोल सकते हैं ये फ्लोरोसेंट कोटिंग, फ्लोरोसेंट। ये क्या है मेरे पास, फ्लोरेसेंट कोटिंग है, जहाँ पे चमक उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी आपको। तो कुछ इस तरीके से अपने पास, और यहाँ पे 10⁻⁻² से 10⁻³ mm का प्रेशर या 10⁻² एटमॉस्फेयर का प्रेशर फिल किया, प्रेशर पे उस प्रेशर को हम लोग इनसाइड किससे कंट्रोल करते थे, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। तो पहले इतनी चीज़ देखें कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये क्या है मेरे पास, ग्लास ट्यूब है, ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब जो कि 60 सेंटीमीटर डिस्चार्ज ट्यूब है या ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब है, और जो कि जिसकी लेंथ कितनी थी 60 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इसके लिए लिखना चाह रहे हैं, देखो कैसे हम लोग लिखते हैं पूरा लॉन्ग, वो समझ लें यहाँ पे कि सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। समझते चलना, बहुत मज़ा आने वाला। डिस्चार्ज ट्यूब अगर एक समझ लिया तो आगे की आपको फिर लैंग्वेज नहीं लगेगी अगर आपने इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया। डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उस डिस्चार्ज ट्यूब की जो लेंथ थी अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब थी, अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, फिल किया था लाइट गैसेस को। किसको फिल किया था, लाइट गैस। लाइट गैस कैसे पता चलता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट O2 ऑक्सीजन का 16 होता, O2 का मतलब 32 यूनिट, तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन से कम होता, 32 यूनिट से कम होता, वो सभी गैसेस लाइट गैसेस होती हैं। तो लाइट गैस को फिल किया और फिल करने के दौरान एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या देखा, वो लो प्रेशर कितना था, अबाउट 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर या 10⁻⁻, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻² टू 10⁻³ मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। इतने mm का प्रेशर या इतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या किया इन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की लाइट गैसेस एट लो प्रेशर। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने पास द इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन किसके बीच में किया था, बिटवीन बोथ मेटल इलेक्ट्रोड। ध्यान दें, अब यहाँ पे जैसे ही इन्होंने गैसों को फिल किया और वहाँ पे फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, वो भी किसके, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से कराया होगा, हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज सोर्स, वो भी कितने हाई वोल्टेज सोर्स, कितना कराया था, अबाउट समथिंग
10,000, ज़्यादातर बुक्स में 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ बुक्स में 10,000 to 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और कुछ किताबों में 10,000 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो रेंज है, आप रेंज में लिखने अबाउट 10,000 to 30,000 रहेगा इनके बीच में। अब इसके बीच में 10,000 लेके चल सकते हो, 10,000 to 20,000 या 10,000 से 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतना हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट इन्होंने पास कराया था। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, ही ऑब्जर्व दैट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट सम लाइट ग्रीन कलर रेज, सम लाइट green color, some light green color rays comes out from cathode to anode, cathode to एनोड, मतलब कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई दिखाई दी। इन रेज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, दीज रेज आर नोन एज, दीज रेज आर नेम्ड या दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज, कैथोड रेज। एंड in 1897 सर जे थॉमसन, अब जे थॉमसन का पूरा नाम अगर कोई पूछे तो आप जे का पूरा नाम क्या बताएंगे, जोसेफ जोहन थॉमसन। सर जे थॉमसन क्या बोला इन्होंने, कहते टू इन 1897 सर जे थॉमसन says that these rays are made up by negative particle and named as इलेक्ट्रॉन, जिसको हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सी बात है कि आपका पूरा लॉन्ग लिख चुका है। एक बार फिर से देख लें, मैंने लिया डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब किसने बनाया था, जूलियस प्लकर ने बनाया था, जिसकी लंबाई कितनी थी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। इस पर फिल की लाइट गैसेस को, वो भी लो प्रेशर पे। लो प्रेशर कितना था, अबाउट 10⁻² एटमॉस्फेयर का। और फिर इसमें पास किया इलेक्ट्रिक करंट को दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज सोर्स, जो समथिंग कितना था 10,000 to 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लाइट ग्रीन कलर की रेज निकल रही है कैथोड से एनोड की ओर, और कैथोड से एनोड की ओर निकलने वाली रेज को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज। और 1897 में, ये 79 है, यहाँ पे हमने 79 लिया था, ये देखो 79 लिया था, तो इसका मतलब कैथोड रेज की स्टडी उन्होंने पहले कर ली थी। और बाद में कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला था, क्योंकि इसी के थ्रू इसकी डिस्कवरी हुई है, इसलिए दोनों के नाम एक साथ आते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसमें छोटा सा पार्ट ये पाया गया नेगेटिव पार्टिकल, उन्होंने ये सर जे थॉमसन ने कितने समय बाद ये बता पाया था कि नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक की जब बात आएगी तो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी और इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1897 में सर जे थॉमसन ने कहा कि ये रेज जो हैं वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया, नेम्ड एज एनोड। तो हम लोग इसको बोलेंगे कैसे अपने लिहाजे में बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन 1879 सर विलियम क्रुक्स studied about the conductivity of gases, and he found that all gases are bad conductor of electricity, and बाद क्या किया इन्होंने, he found that all gases are bad conductor of electricity, and he took a discharge tube about 60 centimeter long, which is made up by the scientist Julius Plucker,
पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप लेंगे इन डिस्चार्ज ट्यूब ही फिल द लाइट गैसेज at low pressure about 10 to power minus 2 atmosphere and he passed the electric current between the both metal electrode with the help of high potential source या high voltage about 10,000 to 30,000 electron volt, and he observed that some light green color rays comes out from cathode to anode. These rays are called cathode rays, and in 1897 Sir J.J. Thomson says that these rays are made up by the negative particle named as electron. फिर से सुने एक बार, क्या बोलेंगे जल्दी से बताएं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में आप क्या स्टार्ट करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? इन 1879 या एट द एंड ऑफ द 19th century सर विलियम क्रोक्स studied about the conductivity of gases, and he found that all gases are bad conductor of electricity, and he took a discharge tube about 60 centimeter long which is made up by the scientist Julius Plucker. In 1879 he took a discharge tube. In a discharge tube he filled the light gases at low pressure, at very low pressure, 10 to power minus 2 atmosphere बोल दो या 10 to power minus 2 atmosphere, 10 to power minus 2 to 10 to power minus 3 millimeter भी बोल सकते, दोनों प्रेशर की यूनिट है. And he passed the electric current between the both metal electrode with the help of high potential source या high voltage source about 10,000 to 30,000 electron volt, and he observed that some light green color rays comes out from cathode to anode. Some light green color rays comes out from cathode to anode. ये cathode है, ये anode है. Comes out from the cathode to anode. Cathode to anode. And cathode to anode. These rays are called as cathode rays. But after some times in 1897, Sir J.J. Thomson says that these rays are made up by the negative particle. ये किससे मिलकर बनी है? Negative particle से. And he named as electron. बात क्लियर हुई आपको? आप इसको एक बार देख लें. और लैंग्वेज अब आपको घर पे खुद से लिखनी है. ये फ्लो चार्ट से बोलो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, और अपनी तरीके से बनाओ. इसमें इन, ऑफ, द, ये सब जोड़ना है आपको. एट, तो ये सब चीजें आप जोड़ सकते हो. वैसे ही मैंने आपको सुना रखा है इसमें, तो आप इस चीज को देख लें. अगर ये आपको तैयार है तो आगे का जो डिस्कवरी ऑफ एनोड है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ था, उसमें परफोरेटेड कैथोड रेज लेके चले थे, तो वो सिंपल होने वाला है. तो आप इसको एक बार जल्दी से देख लें. चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं. हेडिंग डालें आप लोग. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. तो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं. आप लिखते चलें. देखो जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, साधारण लाइट जो होती है, वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही हमारी कैथोड रेज भी ट्रेवल कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में. तो लाइक ऑर्डिनरी लाइट, पहला पॉइंट लिखें. लाइक ऑर्डिनरी लाइट कैथोड रेज travels in a straight line. कैथोड रेज ऑर्डिनरी लाइट की तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. सेकंड पॉइंट लिखें. द रेज कैन, फिर इसको समझाता हूं मैं. द rays can rotate a paddle wheel
लाइट पैडल व्हील लिख सकते हैं, लाइट का मतलब हल्का, पैडल व्हील, लाइट पैडल व्हील लिख दो ना तुम, ट्रक का पहिए की बात समझो। लाइट मीन्स हल्का, लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड in their path. The rays can rotate a light paddle wheel placed in their path. This shows that cathode rays have some mass and kinetic energy. Have some mass and kinetic energy. देखें क्या मैं बता रहा हूं उसको समझ लें, मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पे। जैसे आपने बनाया था वैसे ही बनाना है। आप थोड़ा सफाई से बनाते रहें डायग्राम। मेरा यहाँ डायग्राम का मकसद नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं डायग्राम आगे बना चुका हूँ। यहाँ पे हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल सोर्स वगैरह मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये वैक्यूम पंप जो आप ऊपर वाले में दिखा चुके हैं, ये वैक्यूम पंप है। और यहाँ पे मैं जो यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ वो समझ लें आप कि मैंने इसके पाथ पे मिडिल में क्या रख दिया, एक पैडल व्हील बनाया। ये मैंने कोई पैडल व्हील जैसे बनाया तो आप इसको इस तरीके से बना लें। यहाँ पे समझ लें आप, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। ये मेरा कोई लाइट पैडल व्हील है, इसको मैंने प्लेस किया है इसके पाथ में। तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट ग्रीन कलर रेज जो निकल रही थी वो क्या करने वाली हैं, जैसे ही इस पैडल पे पड़ेगा तो इसको ये क्या करा देती हैं, रोटेट कर देती हैं। यूं आप समझ लें, मैंने लिखा था रेज कैन रोटेट आ लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। देखो मैंने एक इसके पाथ में क्या किया है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाया कि आप हाई वोल्टेज सोर्स वगैरह आप बना सकते हैं, आपको इतने से केवल इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं इसको बना रहा हूं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लाइट पैडल व्हील को मैंने क्या रखा है, रेज के पाथ में, पथ पे या बीच में यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। और यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि ये रेज इस पैडल, लाइट पैडल व्हील का मतलब हल्का पैडल व्हील है। जैसे हम लोग छोटे पे क्या किया करते थे, छोटे पे आपको ध्यान हो, हम लोग पेज का, पेपर का, कागज का हम लोग एक पंखुड़ी टाइप के बना लेते थे और उसमें एक सीक में लगा के क्या किया करते थे, हम दौड़ा करते थे और दौड़ते हुए हमें क्या दिखा करता था कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती तो उसको वो रोटेट करता था, देखते थे पंखा एकदम। और ऐसे आजकल रेडीमेड मेला वगैरह में भी मिलता है, आपने देखा होगा। तो बस वैसा ही पेपर नुमा, क्योंकि लाइट पैडल व्हील है, यहाँ कोई ट्रक का पहिया नहीं लगा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे लाइट पैडल व्हील को हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैंने वो पेज में लेके भाग रहा हूं तो एयर में क्या होता है, वो रोटेट करता है। इसका मतलब क्या होता है, एयर में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके मास की वजह से वो रोटेट होता है। तो यहां भी यही बताया गया कि ये रोटेट होता दिखाई देता है इन रेज। जब ये रेज इस पर कॉलिजन करेंगी, टकराएंगी, तो सीधी सी बात उसको रोटेट करेंगी। अगर ये रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये समझ में आता है यहां से, दिस मीन्स दैट कैथोड रेज हैव सम मास एंड काइनेटिक एनर्जी।
सम मास एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में हो गया होगा कि दीज रेज कैन रोटेट द लाइट पैडल व्हील विच इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, सो दिस शोज दैट कैथोड रेज हैव सम मास एंड काइनेटिक एनर्जी। अब थर्ड पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, दीज रेज are deflected under the influence of electric and magnetic फील्ड। ये रेज डिफ्लेक्ट होती हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा दोगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कराते हो तो ये अपने पथ पे वैसे तो स्ट्रेट वे में ट्रेवल करती हैं, और इस तरीके से अगर अप्लाई कराते हैं इनमें से कोई भी एक फील्ड तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती, मतलब अपने पथ को रोटेट करा देती हैं। देखते हैं किसी एक को इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम अप्लाई करके देख लेते हैं, वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं। तो पॉइंट को ध्यान रखने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने ये डायग्राम लिया वही उसी तरीके का डायग्राम है, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है। यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, आप चीज़ समझ चुके हैं। यहाँ पे आप चाहें वैक्यूम पंप लगा लें, ये वैक्यूम पंप है, ठीक है। मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, ये वैक्यूम पंप है, ठीक। जरूर नहीं कि वैक्यूम पंप को इस तरीके से दिखाएं, बस बंद कर दिया। जितनी रिक्वायरमेंट होती, प्रेशर इनसाइड का जो प्रेशर होता है उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक मेटालिक, 2 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, मेटल फॉयल ली और यहाँ पे एक हमने होल बनाया जो पेनिट्रेट करती हुई रेज जाएंगी। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे इस तरीके से मैंने, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना, ये पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा रहा हूँ। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जो रेज निकल रही थी यहाँ से, जो रेज पास हो रही थी, वो रेज यहाँ से किधर की ओर डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी, वो रेज यहाँ से डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी किसकी ओर, पॉजिटिव फील्ड की ओर दिखाई दी। तो पॉजिटिव फील्ड की ओर कब दिखाई देगी, क्योंकि कैथोड रेज कैसे पार्टिकल से मिलकर बनी थी, नेगेटिव पार्टिकल से। तो नेगेटिव पार्टिकल किसकी ओर डिफ्लेक्ट होंगे, पॉजिटिव फील्ड की ओर। और यही चीज एनोड में दिखाएंगे जब, तो एनोड जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो नेगेटिव फील्ड की ओर डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये जो रेज होती हैं कैथोड रेज, ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो भी ये डिफ्लेक्ट होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो भी ये डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। उस चीज को हम समझने के लिए इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। अब इनकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पर। ये हमारे पास हो गए 3 पॉइंट। अब देखते हैं 4। The speed of cathode rays, depends upon applied voltage. द स्पीड, कैथोड रेज की स्पीड किस पे डिपेंड करती है कि हम 10,000 का कर रहे हैं या 15,000 का या 30,000 का। जितना अप्लाई करेंगे आप पोटेंशियल या वोल्टेज, उतनी ही स्पीड से वो ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो स्पीड डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पर। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर मैं आपसे कहूं दे कैन पेनिट्रेट,
ये किसको पेनिट्रेट करते हैं? थिन मेटल फॉइल्स को या फॉइल्स ऑफ मेटल। दे कैन किसको कर सकते हैं पेनिट्रेट? दे कैन पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, आर पार करना। पेनिट्रेट, दे कैन पेनिट्रेट थिन foils of metals, thin foils of metals और other substance, metal के अलावा other substance और other substances जी। ये किसको अब भेद सकते हैं? मेटल की थिन फॉइल को, जैसे लुकलाय का गोल्ड फॉइल जो हम लोग रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल में भी देखेंगे, ठीक है। ये पेनिट्रेट कर सकते हैं थिन फॉइल ऑफ मेटल को। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, ये यहां तक हमारा हो गया। दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द किसकी वॉल पे करते हैं? ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब या ग्लास ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास की होती है तो ग्लास ट्यूब भी बोल देते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रीन फ्लोरोसेंस। आपको पता है मैंने पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे फ्लोरोसेंट कोटिंग की थी, वो भी किसकी की थी? जिंक सल्फाइड की थी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब ये रेज पहुंचती हैं तो यहाँ से ग्रीन कलर की रेज समझ में आती है, क्योंकि वैसे तो रेज तो इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, पर समझ में कैसे आता किधर की साइड से रेज आ रही हैं। तो जब वो ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, तो ये समझ में आता कि यहाँ पे दोनों तरफ कोटिंग हो रही होती है। जिस साइड ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है, फ्लोरोसेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके अपोजिट साइड से आ रही हैं। तो वो चीज पता चल जाती है, इधर एनोड था, इधर कैथोड था, तो कैथोड की साइड से एनोड की ओर आती हुई दिखाई देती है। तो ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं कौन? कैथोड रेज। 8 कई सारे पॉइंट आपको कॉमन एनोड डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज में भी आपको मिलने वाले हैं। ये हो गया आपका ये पॉइंट। और ये गैसों को ये आयनाइज भी करती हैं। दे आयनाइज गैसेस एंड ऑल्सो अफेक्ट, एंड ये आयनाइज किसको करती हैं? जो गैस इसमें फिल होती हैं उनको आयनाइज भी कर सकती हैं कैथोड रेज। एंड ऑल्सो अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये रेज फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं और गैसों को आयनाइज भी कर सकती हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट को देखेंगे हम लोग। 9th पॉइंट, व्हेन, ये अच्छा पॉइंट है, इसको समझ लें। व्हेन, कम लोग इसको पढ़ते हैं, इस पॉइंट को कम लोग लिखते हैं, पर आप इसको लिख लें। अगर कोई मेटल लेता हूं मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट का और उस पर बॉम्बार्डिंग कराता हूं मैं कैथोड रेज के द्वारा, तो हमेशा एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो व्हेन मेटल्स ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट metals of high melting point are bombarded by cathode rays, X-rays are produced. X-rays are प्रोड्यूस्ड। जब हम क्या करते हैं, एक मेटल लेते हैं, वो भी हाई मेल्टिंग पॉइंट का, और उस पर बॉम्बार्डिंग करने का मतलब होता है बौछार कराना। लगातार हम कैथोड रेज अगर उस पर मेटल पे डालते हैं, तो अगर कोई मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट का है और उस पर लगातार हम बॉम्बार्डिंग किसकी कराते हैं? कैथोड रेज की, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होती हैं? एक्स रेज आपकी प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब इन सभी जितने भी हमने ये पॉइंट लिखे, कैरेक्टरिस्टिक लिखी हैं, तो इन सभी प्रॉपर्टीज से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो समझ लें। आप लिखेंगे फ्रॉम
यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम above properties we conclude that, क्या कंक्लूजन निकलता है? देखें, पहला कंक्लूजन क्या है कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रेज आर मेड अप, किसके द्वारा मेड होती? मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। और यहां से सेकंड पॉइंट क्या बन सकता है हमारा कि कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल, कॉमा called electrons। कैथोड रेज किससे मिलकर बनी? मटेरियल पार्टिकल से, और कैरी करती नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके बाद हमारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक चलेंगी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इनको देख लें एक बार जल्दी से। मैंने क्या बताया, जो कैथोड रेज होती है ऑर्डिनरी लाइट की तरीके से ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, और ये रेज किसको रोटेट कर सकती हैं? लाइट पैडल व्हील को। जब उसके पाथ पे हम लोग लाइट पैडल व्हील को लेके चलते हैं तो ये इसको रोटेट कर सकती हैं, कैन रोटेट द लाइट पैडल व्हील। इससे क्या समझ में आता है? दिस शोज दैट दीज रेज हैव सम मास एंड काइनेटिक एनर्जी। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कराने पर ये रेज कैसी हो जाती? डिफ्लेक्ट हो जाती, मतलब सीधी नहीं जाके ये मुड़ जाती हैं। द स्पीड ऑफ द cathode rays depends upon the voltage potential, voltage आपका applied voltage. These can penetrate the thin foil of metal and other substance. They produce green fluorescence on the walls of the glass tube. They ionize gases and also affect the photographic effect. The metal of the high melting point are bombarded by the cathode rays, produces X-rays. And from these above properties we conclude that cathode ray is made up of material particle and these carries negative charged, named as electron. तो इतनी चीज आप देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अगली हेडिंग डालें। अब देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला पॉइंट, दीज आर फॉलोइंग एज में आप सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल particle. Electron is a fundamental particle. Electron is a fundamental particle of all atoms. सभी एटम्स का इलेक्ट्रॉन जो होता है एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ही होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन की अभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम्स। सेकंड पॉइंट, जनरली इलेक्ट्रॉन is represented as E, इस तरीके से E माइनस। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन
it is represented as -1 E0 और -1 E0 या -1 बीटा 0। बीटा रेज नेगेटिव पार्टिकल्स की होती हैं तो वो पॉजिटिव फोटोग्राफिक प्लेट की ओर तो मुड़ती हैं, तो वहाँ पे या तो हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन -1 E0 या -1 बीटा 0 की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपली हम लोग इलेक्ट्रॉन को E- या E से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, और ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles having -1.602 into 10 to the power -19 कूलाम और इसको अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में दिखाऊं तो -4.8 into 10 to the power -4.8 into 10 to the power -10 ESU चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और वैसे आप कूलाम में तो जानते ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसमें चार्ज कितना आपको ध्यान रखना, -1.602 into 10 to the power -19 कूलाम। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो और क्या लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is a very small, that is कितनी होती लमसम 2.8 into 10 to the power -18 सेंटीमीटर। अब मीटर में तो आप बदल ही लोगे, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर होता है। ठीक है, वो 10 to the power -2 पर जाएगा, -20 हो जाएगा। तो ये अपना रेडियस का पॉइंट हो गया। और आप यहाँ पे और क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में? द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? अगर मैं मास की बात करूं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.109 into 10 to the power -28 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में करना हो तो 9.109 into 10 to the power -28। अब 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 1 ग्राम? तो आपको पता है 1/1000 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -3 हो जाएगा, -3 और -28 -31, तो ये -31 किलोग्राम। और अगर आपसे यूनिट में पूछता है, वैसे आपको केवल इसी को ध्यान रखना, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 0.000548 यूनिट हमने ग्राम से यूनिट में कन्वर्ट कराना, आपको एटॉमिक मास यूनिट में आपने कन्वर्ट करना सीखा है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं यूनिट से ग्राम में और ग्राम से यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर बताया हुआ था, एटॉमिक मास पढ़ाया हुआ है। एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो एप्लीकेशन पे आप लोगों को मैंने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्जन सिखाए हुए हैं। और यहाँ पे एक तरीके से और बोल सकते हैं, दैट इज, इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम के मास का कितना टाइम्स होता है? 1/1837 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के मास का 1/1837 टाइम्स होता है। ठीक है, और ये हो गई बात इसकी। एक और पॉइंट है जिसका जिक्र
कर ले रहे हैं हम लोग द स्पेसिफिक चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है दैट इज E अपॉन एम रेशियो। E अपॉन एम का मतलब यहाँ क्या E है, इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। E किसके लिए यूज हुआ था, वहां पे जे थॉमसन ने यहां से कैलकुलेशन की थी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रेशियो की। तो E अपॉन एम रेशियो जो आता है वो कितना होता है, रेशियो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना लिया था, माइनस का 1.75। अब यहां पे इसके बाद ध्यान रखना कि जे थॉमसन ने माइनस का 1.7588 करके निकाला था, या वहां पे बोल सकते हैं 759 बोल सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन जब इलेक्ट्रॉन की हुई थी चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज की, तो वहां पे 7528 आया था। तो हम लोग जनरल कॉमन वैल्यू ले ले रहे हैं पॉइंट की 2 डिजिट तक, माइनस का 1.75 इंटू 10⁻11 इतने कूलाम पर केजी, ये स्पेसिफिक चार्ज है। वैसे स्पेसिफिक चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया था मैथमेटिकली, तो उसमें फिजिक्स के भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। आप चाहेंगे तो एप्लीकेशन पे मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा कि ये वैल्यू कहां से आई। और फिर चार्ज ऑफ, ये ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और एम क्या, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज और मास का जो रेशियो है वो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। वो कितना आया था, माइनस का इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक चार्जेस माइनस का 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर केजी, इतने कूलाम पर केजी। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं। जल्दी से देखें, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है सभी एटम्स में। जनरली इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई या ई माइनस, ई से भी कर लेते हैं ई माइनस, बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड एज -1e0 और -1 इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड कैरी माइनस का 1.602 × 10⁻19 कूलम। इसका चार्ज इसमें ध्यान रखना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी आप ध्यान रख सकते हैं। रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल विच इज इक्वल टू द 2.8 × 10⁻18 सेंटीमीटर। The mass of an electron is 9.109 × 10⁻28 ग्राम, किलोग्राम में करेंगे -31 हो जाएगा। यूनिट में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। कन्वर्जन मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास में सिखाया हुआ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन के बच्चों ने इस चीज को पढ़ लिया होगा। द स्पेसिफिक चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू आप ध्यान रखें। अगर आपको इसको प्रूव भी किया जा सकता है, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन में आ जाता है, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं एप्लीकेशन पे इसका वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज हम लोग इसको जल्दी से देख लें आप। तो ये थी कंप्लीट हमारी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, फिर कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमने अपने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और नई बातें। वैसे तो आप इस रेशियो की हेल्प से हम लोग यहाँ पे मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, चार्ज E अपॉन एम, ये रेशियो लेके हम लोग यहाँ से चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन में इससे डिवाइड करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल होकर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी निकाला जा सकता है। पर इसकी आगे हम लोग कैलकुलेशन इन सब चीज़ों की बताएंगे। जो रिक्वायरमेंट है आपको फिलहाल वो इतना ध्यान रखना है कि आज के लेक्चर में हमने सीखा, पहली बात तो 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने स्टडी की थी किसकी, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस की, जिन्होंने क्या पाया था, ही फाउंड दैट ऑल गैसेस आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि ही टुक अ डिस्चार्ज अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग विच इज मेड अप बाय द जूलियस प्लक्कर। उसके बाद उन्होंने 1879 में अगर डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसमें लाइट गैसेस को फिल किया था लो प्रेशर 10⁻⁻2 एटमॉस्फेयर पे, और पास की थी इलेक्ट्रिक current between the both electrodes with the high potential source 10,000 to 30,000 electron volt की, और he observed that some green color rays are comes out from cathode to anode, और उसको क्या बोल दिया था, cathode rays। फिर जे थॉमसन ने 1897 में, वहाँ 79 था, यहाँ 1907 में जे थॉमसन, जिनका पूरा नाम जोसेफ जॉहन थॉमसन था, और उन्होंने क्या देखा था कि cathode rays are made up by the negative particles, these rays are named as electron। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, पेनिट्रेट करती हैं किसको, थिन मेटल फॉइल को, और इसके साथ क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, और डिफ्लेक्टेड होती हैं। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े, और द स्पीड ऑफ दीज रेज आर डिपेंड्स अपॉन द हाई वोल्टेज, वोल्टेज पर डिपेंड्स करता है, ठीक है। अगर व्हेन मेटल्स
ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स पर क्या करेंगे, बॉम्बार्डेड बाय द कैथोड रेज देन द एक्स रेज आर प्रोड्यूस। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इसको ई माइनस या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में 1 ई 0 या 1 बीटा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज, और इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, माइनस का 2.8 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे जब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम, या माइनस का 9.109 इंटू 10⁻31 ग्राम किलोग्राम होता है। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक चार्ज इसका कितना होता है, माइनस का 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। बहुत सिंपल है, आपको 1 मिनट नहीं लगी है पूरी कंक्लूजन समझने में। अगर आपके यहाँ पे सब चीजें क्लियर हैं तो आप आसानी से कितनी बड़ी थ्योरी को लिख सकते हैं, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कंपटीशन में ऑप्शनल पे टिक लगाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अभी थ्योरी पोर्शन है, इसके बाद हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, या जिसको हम लोग एनोड रेज भी बोलते हैं, या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से आगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, उससे पहले थॉमसन मॉडल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। एप्लीकेशन पर लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, और बस घर पे स्वस्थ मन से आप पढ़ते रहें, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहें, और अपना ख्याल जरूर रखें कि जिस तरीके की अभी जो लगातार मौसम में भी चेंजमेंट हो रहा है, तो कुछ चीज़ें घर में बदलाव भी, अगर मौसम में अगर चेंजमेंट हो रहा है तो आपको फीवर ईवर आना ये बनता है, तो क्योंकि बीमारी भी ऐसी चल रही है, तो अपना ख्याल जरूर रखें और स्वस्थ मन से घर पे बस पढ़ाई करते रहें, अपनी केयर करें, अपने माँ बाप की केयर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।